नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बायोलॉजी का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, सेल्स यानी कोशिका विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके मानव शरीर में सेल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किस तरीके सेल के द्वारा एक शरीर का निर्माण होता है या उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले चर्चा करते हैं हम लोग कोशिका के बारे में यानी सेल्स के बारे में। पहला जो पॉइंट हमारा कोशिका से रिलेटेड आता है वो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका जीवन की सबसे बड़ी कार्यात्मक इकाई एवं संरचना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें दोस्तों तो कोशिका के बारे में, तो कोशिका से बनता है आपका ऊतक, ऊतक से बनता है आपका ऑर्गन यानी अंग, और अंग से बनता है आपका शरीर। यानी किसी भी बॉडी को निर्माण करना है तो सबसे छोटी यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपकी हो जाती है सेल्स यानी कोशिका हो जाती है। और अगर बड़े से बड़े शरीर भी बना हुआ तो किसके माध्यम से बना है? कोशिका के ही माध्यम से बना हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे, तो इस क्रम को भी ध्यान रखेंगे। यानी हम सबसे पहले बात करें तो कोशिका, कोशिका से बनता है आपका कोशिका, कोशिका से बनता है आपका ऊतक, और ऊतक से बनता है आपका अंग, और अंग से बनता है अंग तंत्र यानी शरीर कह सकते हैं हम। तो दोस्तों ये क्रम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसको। यानी हम कह सकते हैं सेल, सेल से बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है आर्गन, आर्गन से बनती है बॉडी। यानी सिंपल भाषा में हम इसको याद रखेंगे, क्रम अगर पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट नोट किया गया। यहाँ पे आपने देखा सबसे बड़ी कार्यात्मक इकाई एवं संरचना होती है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अध्ययन लॉजी के बारे में हम पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे जो मिलता जा रहा है उसको आप देखते रहें। यानी यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार प्रश्न। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है कि कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया या कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, इनका सन भी पूछ लेता है, तो सन को नोट कर लीजिएगा। 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द या कोशिका के बारे में लोगों तक जानकारी दी। आगे नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों चर्चा करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे, सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें तो जीवाणु की होती है। स्पेशली जीवाणु में अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, जो भी वहां पे ऑप्शन देता है, तो वैसे ज्यादातर विकल्प में देता है माइकोप्लाज्मा ही देता है, ये नहीं देगा तो गैलीसेप्टिमा भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने वो चीजों को यहाँ पे नोट किया जो लगातार ऑप्शन हूबहू मिले हैं आपको। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें सबसे लंबी कोशिका के बारे में, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें दोस्तों तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यहाँ पे लंबी बड़ी में बहुत अंतर होता है। जैसे अगर हम किसी के बारे में बात करें तो लंबाई मतलब क्या है, ऊंचाई से रिलेटेड है यानी हाइट जो है, और अगर हम बड़े के बारे में बात करें तो उसकी चौड़ाई यानी उसके वृत्त से संबंधित होता है। यानी जो कह सकते हैं हम कि पर्टिकुलर अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो ये चीज आपकी जो हो गई ये इसकी लंबाई हो गई, और इसी चीज में ये ना हो कि इस तरीके से अगर कोई फैलाव होता है तो इसको हम बोलते हैं बड़ी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है लंबी और बड़ी में। तो अगर आपसे लंबी पूछता है तो तंत्रिका तंत्र देंगे, बड़ी पूछता है तो आपको शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, यानी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बनने वाले जो पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव थे आपने देखा अभी यहाँ पर। यानी एक बार रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल्स क्या होता है, तो जीवन की सबसे बड़ी कार्यात्मक इकाई एवं संरचना होती है। दूसरा पॉइंट, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया या कोशिका को किसने खोजा, तो आ जाता है आपका रॉबर्ट हुक, कब? 1665 में। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखते हैं, छोटी कोशिका आ जाती है तो माइकोप्लाज्मा की आ जाती है, लंबी कोशिका आ जाती है तंत्रिका तंत्र आ जाता है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की हो जाती है। अब इसी से दोस्तों चर्चा करते हैं कोशिका थ्योरी के बारे में, यानी सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था या कोशिका सिद्धांत होता क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। जर्मन के वैज्ञानिक थे हमारे स्लाइडेन व स्वान। इन्होंने क्या किया था? स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी यानी कोशिका का सिद्धांत दिया था।
अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं, कोशिका सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट आए इनको देखते हैं। तो दोस्तों बात करें हम इसके प्रमुख बिंदु जो हैं, ये नॉलेज के लिए देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बिंदु इसमें बताए किसने, स्लाइडन और स्वान ने। क्वेश्चन तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन स्वान ने। कब दिया था, वहां पे 38 39 का विकल्प आपका दिया होगा। अब पहला पॉइंट अगर दोस्तों हम बात करें इसमें, तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कोशिका से बनते टिश्यूज यानी ऊतक हो जाता है आपका। तो ये देखिए कोशिकाओं का ही समूह ऊतक का निर्माण कर रहे हैं, और ऊतक मिलकर क्या कर रहे हैं, आपका अंग बना रहे हैं, और अंग मिलकर क्या कर रहे हैं, शरीर बना रहे हैं। तो यही पॉइंट पहला इन्होंने दिया, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट इन लोगों ने क्या बताया, प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व कोशिका से ही बनी होती है। ये भी पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, एक से एक कड़ी बन रही है, तो इसका मतलब पूर्व कोशिका से निर्धारित की जा रही है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं, सभी कोशिकाओं की मूल संरचना व रासायनिक संगठन समान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सेल्स हैं, तो लगभग उनमें जो बनावट होगा या जो भी चीजें निर्माण होगी वो एक जैसी होगी, क्योंकि उसके आने वाले जो उससे बनने वाली चीजें होंगी वो सेम होती है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो अलग की बात है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, लेकिन संरचना जो होगी वो सबकी, और रासायनिक क्रिया जो केमिकल्स उसमें होंगे वो सब में समान ही पाए जाते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के भी बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चाहे कोई व्यक्ति लंबा हो, चाहे मोटा हो, चाहे जैसा भी, लेकिन निर्माण तो उसका जो हुआ है वो सभी का एक ही जैसे प्रक्रिया से होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम दोस्तों चर्चा करें, तो प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रहता है। तो ये 4 पॉइंट इन्होंने बेसिक तौर पर जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने डिनोट किया। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरम होती है, आप सब समझ रहे हैं कि थ्योरी है तो बहुत बड़ी होगी, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु लग रहे थे कि आप जिसको इजिली समझ पाए कि आखिर में कोशिका सिद्धांत है क्या, तो इन बिंदुओं से आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हुआ होगा चीजें। दोस्तों इसी में आगे हम बढ़ते हैं, कोशिका के प्रकार। तो हम बात करें काइंड ऑफ सेल्स यानी कोशिका के प्रकार के बारे में, या टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। अब आप सभी जान रहे होंगे कि किसी भी चीज को अगर निर्मित करना है तो सेंटर यानी केंद्रक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था जब आपको जगत के बारे में मैंने बताया था, 5 जगत के बारे में। आज हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं कि आखिर में ये सब चीजें क्या है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा जीव द्रव से संबंधित होगा, कि जीव का निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आगे, सेल्स का विभाजन कैसे हुआ, यानी हम देखेंगे कोशिका में और कौन कौन से अंग हैं जो अलग अलग तरीके से। तो आज हम समझते हैं इस पॉइंट को। पहला आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है आपका यूकैरियोटिक। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक डायग्राम मैंने बना दिया है कि जिसको आप इजीली देखें और समझें। तो पहले हम डायग्राम पे चर्चा करते हैं, फिर इनके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला डायग्राम आप देख पा रहे होंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक 2 लेयर हैं, जिसमें आप पहली झिल्ली को अंदर अगर हम बात करें जो ब्लू कलर से लिखी हुई है, इस झिल्ली को आप देख पा रहे हैं तो कोशिका झिल्ली है, और बाहर वाली की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर कोई भी आर्गन है तो वो इनसे बंधा हुआ उसके अंदर है। अब मेन बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो ये होता है, यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको चर्चा किया केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो केंद्रक है, यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक पूर्णतया विकसित नहीं होता है। ठीक है, यानी वो अविकसित होता है, इसलिए उसको हम केंद्रक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। समझने के लिए हम लोग भले केंद्रक बोल रहे हैं, लेकिन उसका सही वर्ड क्या है, केंद्रक काव्य बोलते हैं उसको। ठीक है, या हम बोलेंगे उसको केंद्र काव्य। समझिएगा मेरी बात को, ये पूर्णतया विकसित नहीं होता है। ठीक है, जबकि हम यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका पूर्णतया क्या है, केंद्र विकसित है आपका, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलेंगे आप केंद्रक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो भी आपका डीएनए होगा वो संयुक्त रूप से तो होते हैं, लेकिन वे सब क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुले होते हैं।
ठीक है, यानी वो सभी क्या होते हैं, झिल्ली में नहीं बंधे होते, यानी किसी भी पैकेट में नहीं क्लोज होते। जबकि यही डिफरेंस आपका किस में आ जाता है, हम यूकैरियोटिक में बात करें तो इसमें जो डीएनए होता है वो पूर्णतया झिल्ली में बंद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बिंदुओं से, यहाँ पे डीएनए देखिए ये क्या है एक साथ में, लेकिन ये सभी क्या है, किसी आवरण से ढके नहीं है, किसी भी कवर्ड में बंद नहीं है। जबकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इधर मैंने बॉर्डर बना के इसको बंद कर रखा है, यानी ये देख पा रहे होंगे आप डीएनए जो है वो पूर्णतया के केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, आपने फिगर से देखा। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट जो हमारा प्रोकैरियोटिक में आता है, जो मैंने आपको भी बताया कि केंद्रक, यानी हम केंद्रक शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अक्सर आप केंद्रक केंद्रक सुनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सही लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्र काव्य, ठीक है। तो केंद्रक अविकसित होता है, यानी यहाँ पे सिंपल भाषा में बारे में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्राकाव्य हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। यहाँ पे इसका संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में थाइलोक्लाइड में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, इसमें केंद्रक क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। दूसरा क्या होता है, केंद्रक किसी भी झिल्ली में नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें जो संश्लेषण प्रकाश का होता है वो क्या होता है, उपस्थिति में थाइलोक्लाइड में होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं। ये थ्योरी आपके केवल नॉलेज के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन दिया होगा। जैसे जीवाणु के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा हो गया आपका, नीलहरित शैवाल, यानी मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया के बारे में चर्चा किया था एग्जाम्पल पे, तो वही सारी चीजें आपके ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि इसके कौन से मुख्य रूप से एग्जाम्पल हैं। तो जीवाणु में माइकोप्लाज्मा हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया हो गए, इस तरीके के सारे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यूकैरियोटिक में, तो इसमें क्या होगा, केंद्रक विकसित होता है, यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं सुविकसित होता है, यानी एक क्रम में होते हैं सब, और एक क्या है, लेयर यानी झिल्ली में बंद होते हैं। दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, इसमें लिंग प्रजनन होता है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अक्सर क्वेश्चन इसी तरीके से देगा आपको। और अंतिम पॉइंट के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। एज एग्जांपल हम बात करें दोस्तों जैसे जंतु और पौधे, यानी हम कह सकते हैं अगर जीवाणुओं को हम छोड़ देते हैं, साइनोबैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, आर्कीबैक्टीरिया को छोड़ देते हैं, तो इसके अलावा जो हमारे पास आते हैं वे सभी आपके किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।